मैंने अपनी शादी के दिन के लिए ये गहरे मैरून रंग का जोड़ा चुना था। हालांकि अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं सुर्ख लिबास पहनूं, क्योंकि वही इस वक्त का चलता हुआ फैशन भी था। मगर बाज़ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो दलील नहीं मानती। दिल जिस पर आ जाए वही खूबसूरत लगता है। मेरी रंगत साफ और निखरी हुई थी, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मैरून रंग मुझ पर और भी जचेगा। शादी से तकरीबन 1 महीना पहले ही अम्मी ने मेरे लिए खास उपटन तैयार कर दिया था और मेरी छोटी बहनों को ये जिम्मेदारी सौंपती थी कि वह रोजाना मुझे बाकायदगी से लगाएं। इस मामूल ने मेरे हुस्न में मजीद निखार पैदा कर दिया था, यहाँ तक कि जो भी मुझे देखता तारीफ किए बगैर ना रह पाता। मैंने काशिफ की सिर्फ एक तस्वीर देखी थी, मगर वही तस्वीर काफी थी दिल में यह खूबसूरत तासीर बनाने के लिए। वो निहायत वजीहा और पुरकशिश लग रहा था और यही सोचकर मैं अपनी आने वाली जिंदगी के ख्वाब बुनने लगती। शादी की खुशी मेरे चेहरे से आयान थी। मायूं की तकरीब सादा मगर पुरखुलूस रखी गई थी, जिसमें चंद करीबी रिश्तेदार, चंद सहेलियां और मोहल्ले की कुछ ख्वातीन शरीक थी। अब्बू के इंतकाल के बाद से अम्मी को हुजूम और शोर शराबे से घबराहट होने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने बारात के बारे में भी ससुराल वालों को पहले ही कह दिया था कि तकरीब मुख्तसर रखी जाए। अम्मी अक्सर अब्बू को याद करके आप दीदा हो जाती। इनकी आंखों में यह खुलासा दिखाई देता था। वो कहती थी कि अगर आज अहमद जिंदा होता तो शायद इन्हें इतनी फिक्रों का सामना ना करना पड़ता। मैं हमेशा इन्हें तसल्ली देती, मगर दिल ही दिल में जानती थी कि उन्होंने वाकई हमारे लिए माँ और बाप दोनों का किरदार निभाया है। जवानी में बेवा हो जाने के बाद जब घर की जमा पूंजी खत्म होने लगी तो उन्होंने हिम्मत न हारी, बल्कि ब्यूटी पार्लर का काम सीखा और घर के ये कमरे से ही अपनी मेहनत का आगाज किया। अल्लाह ने इनकी लगन में ऐसी बरकत डाली कि देखते ही देखते इनका काम मशहूर हो गया। इनके हाथ की महारत का यह आलम था कि दूर दराज शहरों से दुल्हनें बनने के लिए इनके पास आती थी। मैंने भी जिद की थी कि मुझे दुल्हन के रूप में वही सजाएं और अम्मी ने मुस्कुराकर मेरी यह ख्वाहिश कबूल कर ली थी। शादी से 1 रात पहले नींद आंखों से कौन सो दूर थी। आने वाले कल के ख्याल ने दिल में खुशी के साथ साथ एक अनजाना सा खौफ भी बसा दिया था। मैं सारी रात कभी मुस्कुराती, कभी दुआओं में मसरूफ रहती। फजर होने में अभी कुछ वक्त बाकी था कि अचानक मोबाइल स्क्रीन पर रोशनी से उभरी। काशिफ का नंबर जगमगा रहा था, जैसे किसी नई कहानी का आगाज होने वाला हो। ये कैसी कॉल थी जिसकी मुझे बिल्कुल तौखा नहीं थी, मगर ना जाने क्यों इसने दिल में एक अजीब से खुशी भर दी। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ काशिफ की आवाज थी। वो बड़े दिलकश अंदाज में बोला कि इसने सिर्फ मुझे मुबारकबाद देने के लिए कॉल की है, क्योंकि कल मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था। इसकी बातों में एक अपनायत सी थी। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दी। कुछ देर हमने इधर उधर की हल्की फुल्की बातें की, फिर इसने नरमे से कॉल खत्म कर दी, मगर इसकी आवाज मेरे दिल में देर तक गूंजती रही। सुबह का उजाला फैला तो घर का माहौल बदल चुका था। मेरी छोटी बहनें एक एक करके मुझसे लिपट कर रोती रही, जैसे वो इस लम्हे को रोक लेना चाहती हो। अम्मी ने भी मुझे अपने सीने से लगाया और बेहद प्यार किया। इनकी आंखों में खुशी और जुदाई का दर्द एक साथ झलक रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बारात की आमद करीब होने लगी तो अम्मी ने जल्दी से मुझे तैयार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बेहतरीन मेकअप का सामान निकाला और पूरी तवज्जो और मोहब्बत के साथ मुझे संवारने लगी। कई घंटे गुजर गए मगर इनके हाथ रुके नहीं। वो चाहती थी कि इनकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगे। जब मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई तो अम्मी ने मेरे ऊपर दुआएं पढ़कर दम किया और फिर कुछ रकम मेरे सर से वार कर सदका दिया। इसके बाद उन्होंने नरमे से मेरा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल दिया और निहायत संजीदा लहजे में बोली कि मुझे इनकी कसम है मैं ये घूंघट ना हटाऊं और ना ही अपना चेहरा किसी को दिखाऊं। उन्होंने ताकीद की कि चाहे बहनें जिद करे या मजाक में कुछ भी कहें, मेरा चेहरा सिर्फ मेरा शौहर ही देखेगा। अम्मी की यह बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर उलझन का शिकार हो गई। मैंने हल्की सी मजाहमत करते हुए कहा कि अब वो जमाना नहीं रहा। आजकल तो दुल्हनें अपनी शादी पर खुलकर खुशियां मनाती हैं। अगर मैं इस तरह घूंघट में रहूंगी तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मेरी बात सुनकर अम्मी के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। वो बोली कि एक दिन का मजाक बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर नजरे बद से बचना ज्यादा जरूरी है। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का हवाला देते हुए कहा कि इनकी अपनी शादी पर भी इन्हें नजर लग गई थी
और चंद ही सालों में वो बेवा हो गई थी। ये कहते कहते इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी के आंसू हमेशा मेरी कमजोरी रहे थे। मैं इनके सामने कभी मजबूत नहीं रह पाती थी। आखिरकार मैंने हार मान ली और धीरे से कहा कि वो जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अम्मी के चेहरे पर इत्मीनान देखकर मैं खामोश हो गई, मगर दिल के किसी कोने में यह ख्वाहिश बाकी थी कि कम से कम एक बार आईने में खुद को देख लूं। मैंने हल्के से शिकवा किया भी कि क्या मुझे अपने ही चेहरे पर नजर लग जाएगी, मगर अम्मी की बात के आगे मैं कुछ न बोल सकी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और दिल की धड़कनें तेज होती गई। कुछ ही देर बाद बारात की आमद की खबर ने घर के माहौल को यकसर बदल दिया। हर तरफ हलचल मच गई और मेरा ध्यान भी अपनी उलझनों से हटकर आने वाले लम्हों पर मरकूज हो गया। मैं दिल ही दिल में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगती रही और बेचैनी से इस वक्त का इंतजार करती रही जब मुझे स्टेज पर बुलाया जाएगा। इसी दौरान मौलवी साहब तशरीफ लाए और निकाह की तैयारी शुरू हो गई। वो रस्म के मुताबिक इजाजत लेने के लिए अंदर आए और यूं मेरी जिंदगी एक नए मोड़ की दहलीज पर आ खड़ी हुई। निकाह की रस्म मुकम्मिल हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अचानक रुखसती की बातें होने लगी। मुझे हैरत इस वक्त हुई जब एहसास हुआ कि अम्मी ने मुझे दुल्हे के साथ स्टेज पर बैठने का मौका भी नहीं दिया। इनके वहमों और एहतियात ने हर रिवायत को पीछे छोड़ दिया था और मैं चुपचाप दिल में कई सवाल लिए अपने नए घर की तरफ रवाना हो गई। ससुराल पहुंचने पर चंद रस्मी रसूमात अदा की गई और फिर मुझे सीधा कमरे में बिठा दिया गया। कमरा खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनी और खुशबू फैली हुई थी, मगर मेरे दिल में एक अनजानी सी घबराहट थी। मैं खामोशी से बैठी काशिफ का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया और आंखों पर हल्की सी नींद भी उतरने लगी। इसी लम्हे दरवाजा खुला और काशिफ अंदर दाखिल हुआ। वो आकर मेरे करीब बैठ गया और नरम लहजे में बोला कि आज का दिन इसी के लिए बहुत खास है और मुझे पाकर वो बेहद खुश है। इसकी बातों में मोहब्बत का रंग था। फिर इसने आहिस्ता से मेरा घूंघट उठाया और एक कीमती सा ब्रेसलेट मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे किसी खूबसूरत लम्हे को मुकम्मल करना चाहता हो। मगर जैसे ही इसकी नजर मेरे चेहरे पर ठहरी, इसके तासीरात अक्सर बदल गए। चंद लम्हे पहले वाली मुस्कुराहट गायब हो गई और आंखों में अजीब सी सख्ती उतर आई। मैं सहम सी गई, समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या बदल गया है। इसने बगैर कुछ कहे मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया। बाहर आकर इसने बुलंद आवाज में अपनी माँ को मुखातिब किया, जैसे कोई बड़ा धोखा सामने आ गया हो। इसके लहजे में गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। इसकी माँ भी ये सब देखकर चौंक गई, मगर अगले ही लम्हे इनके चेहरे पर भी नागवारी छा गई। उन्होंने सख्त अल्फाज में नाराजगी जाहिर की और यूं वो खुशियों भरा लम्हा एक अजीब सी तलखी में बदल गया, जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। काशिफ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी माँ की तरफ देखकर सख्त लहजे में बोला कि वो धोखा देने वालों से निपटना खूब जानता है और यह हरगिज मुमकिन नहीं कि किसी फरेब की बुनियाद पर यह रिश्ता कायम रखा जाए। इसकी बातें सुनकर मेरा कदम लड़खड़ा गए। मैं कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कह सकी कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मगर इसके चेहरे पर किसी नरमी का नामो निशान नहीं था। इसने सर्दे मेरे से चंद अल्फाज कहे और लम्हों में रिश्ता खत्म कर दिया। मैं बार बार मिन्नत करती रही, मगर मेरी आंखों से बहते आंसू भी इसके दिल को ना पिघला सके। वो मुझे वही छोड़कर चला गया। इसकी माँ ने भी अजीब सी बेरखी दिखाते हुए फौरन मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ जिसे जल्दी से रुखसत करना हो। मगर जाने से पहले मैं एक बार कमरे में वापस आ गई अपना जरूरी सामान समेटने के लिए। इसी दौरान मेरी नजर अचानक आईने पर पड़ी और मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक सा गया। आईने में जो अक्स खड़ा था वो मैं थी ही नहीं। मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया था। मेकअप इस कदर बेढंगा और भारी था कि मेरी पहचान ही मिट गई थी। लिपस्टिक हद से ज्यादा फैली हुई थी, आंखों का सिंगार हद से बड़ा हुआ था और मजमूई तासीर ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर मेरी खूबसूरती को छुपा दिया हो। मेरी आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यह सब अम्मी का किया हुआ है, इसलिए वो बार बार मुझे आईना देखने से रोक रही थी। मगर क्यों, यह सवाल मेरे जहन को चीरने लगा, मगर जवाब कहीं नहीं था। गाड़ी आ चुकी थी और मैं टूटे हुए दिल के साथ अपने ही घर की दहलीज पर वापस आ गई। वही घर जहां से मैं दुल्हन बनकर निकली थी अब उजड़ी हुई लौट रही थी। मेरा हाल ऐसा था कि रोते रोते सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, एक और मंजर ने मुझे हिलाकर रख दिया।
अम्मी खुद दुल्हन बनी हुई थी। मैं कुछ लम्हों के लिए साकित रह गई, जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। वही शादी का लिबास, वही जेवरात, मुकम्मल सिंगार, सब कुछ वैसा ही था। मैं इन्हें देखकर टूट गई, चीख चीख कर रोने लगी और बेबसी से पूछने लगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा क्या कसूर था। मगर हैरत अंगेज तौर पर अम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। वो मेरे सामने नाचने लगी और अचानक ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और मैं बस ये सब देखती रह गई, जैसे वक्त वही थम गया हो। अम्मी कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज जैसे इनके लबों तक आकर ठहर गए। अगले ही लम्हे वो लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़े। मैं घबराकर इनके पास झुकी, इन्हें हिलाने लगी और चीख चीख कर कहने लगी कि उठें और मेरे हर सवाल का जवाब दें। आखिर उन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मेरी आवाजों की शिद्दत ने घर का सुकून तोड़ दिया। मेरी बहनें भी जाग गई और दौड़ती हुई कमरे में आ गई। सामने का मंजर देखकर वो साकित रह गई। मुझसे 2 साल छोटी हुमा आगे बढ़ी। इसने फौरन अम्मी के चेहरे से मेकअप साफ करना शुरू किया और जेवरात उतारने लगी। इसे देखकर मेरी दूसरी बहन भी मेरी तरफ आई और इसने मेरे चेहरे से वो बिगड़ा हुआ सिंगार मिटाना शुरू कर दिया। हम तीनों जैसे किसी अनजाने खौफ में घिरी हुई थी। इतने में एम्बुलेंस आ गई। हमें मालूम भी ना हो सका कि किसने बुलाई थी। हम मम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि वो कोमा में जा चुकी हैं। ये सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मेरा जहन फट जाएगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं खुद भी बेहोश हो गई। वक्त जैसे कहीं रुक गया था। ना जाने कितने दिन, कितने महीने इसी कैफियत में गुजर गए। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। हुमा मुझे देखते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी। इसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। वो कह रही थी कि हम सब टूट चुके हैं। अम्मी इस हालत में है और मैं भी बिस्तर पर पड़ी हूँ। अब इन्हें मेरी जरूरत है, मुझे संभलना होगा। इसकी बातें सुनकर दिल में एक तूफान उठा। जी चाहता था सब कुछ तोड़ दूं, सब कुछ खत्म कर दूं, मगर अपनी बहनों के लिए मुझे खुद को संभालना ही था। मैं हिम्मत करके उठी और अम्मी के कमरे में गई। वो बेखबर गहरी नींद में डूबी हुई थी, जैसे इस दुनिया के शोर से बिल्कुल अलग हो चुकी हो। मैं इनके पास बैठ गई, कुछ लम्हे इन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली कि मैं इनका ख्याल रखूंगी, हर लम्हा इनकी सेहत के लिए दुआ करूंगी। मगर ये सब किसी हमदर्दी या मोहब्बत के तहत नहीं, बल्कि इसलिए कि वो होश में आए ताकि वो खुद अपने किए का जवाब दे सकें। अम्मी के कमरे से निकलते हुए मेरे कदम बोझल हो चुके थे। दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसी सजा क्यों दी जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बाहर आई तो हुमा ने हैरत से मुझे देखा और बेसाख्ता पूछ लिया कि मेरी तो शादी हो चुकी थी, फिर मैं इस हालत में वापस कैसे आ गई। मैंने इससे कुछ भी नहीं छुपाया, साफ लफ्जों में कह दिया कि मेरा निकाह टूट चुका है। मेरी बात सुनकर दोनों बहनें साकित रह गई, जैसे यकीन ही ना रहा हो। इनकी आंखों में सवालात थे, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने वजह पूछी तो मैंने बेबसी से कहा कि मुझे खुद भी कुछ मालूम नहीं, बस इतना जानती हूँ कि इस राज की चाबी अम्मी के पास है। मैंने इन्हें यही कहा कि दुआ करो वो जल्द होश में आ जाएं, ताकि मैं इनसे पूछ सकूं कि उन्होंने मेरे साथ ये क्यों किया। ये सुनकर वो दोनों मुझसे लिपटकर देर तक रोती रही, मगर अजीब बात यह थी कि मेरे आंसू जैसे खत्म हो चुके थे। एक हफ्ता गुजर गया। अम्मी बस तो इसी हालत में थी। मैंने घर और हॉस्पिटल के तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए और बहनों को सख्ती से कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। अम्मी के इलाज में मैंने कोई कमी नहीं आने दी, मगर इनकी हालत में जरा भी बेहतरी ना आई। आखिरकार मैंने डॉक्टर से बात की तो इसके अल्फाज ने मुझे अंदर तक हिला दिया। इसने कहा कि बेज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे मरीज के दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और अब वो वापस आना ही नहीं चाहती, जैसे वो जीने से ज्यादा सुकून मौत में महसूस कर रही हो। ये सुनकर मेरे अंदर एक तूफान उठा। क्या वाकई अम्मी मुझे इस अजियत में छोड़कर सुकून से जा सकती थी? यह ख्याल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक वो खुद होश में आकर मेरे हर सवाल का जवाब नहीं दे देते। मैंने अम्मी से सीखा हुआ पार्लर का काम संभाल लिया और घर के अखराजात पूरे करने के लिए वही काम शुरू कर दिया। हैरत अंगेज तौर पर ग्राहक मेरे काम से मुतमईन थे, इसलिए मुझे माली तौर पर कोई मुश्किल पेश न आई। मैंने अपनी बहनों को भी सहारा दिया, इनकी हर जरूरत का ख्याल रखा, मगर खुद को संभालना अब भी मेरे बस में नहीं था। रातें मेरे लिए अजाब बन चुकी थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं अक्सर आईने के सामने खड़ी हो जाती
और अपने ही अक्स से सवाल करती रहती, क्योंकि अब मुझे अपने आप पर भी यकीन नहीं आ रहा था। अम्मी की होश में आने के बाद जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। मैं हर रोज कई घंटे अम्मी के पास बैठकर बातें करती, कभी हल्की फुल्की, कभी संजीदा। हमने इनके 5 महीनों की खामोशियों और दर्द की कमी को पूरा करने की कोशिश की। एक दिन अम्मी ने मुस्कुराकर कहा कि उमर और अक्सर का रिश्ता एक अच्छे घर से तय हो गया है, जहां वो सब खुश रहेंगी। मगर साथ ही उन्होंने मुझसे सवाल किया, क्या तुम जानती हो कि मैं इन दोनों के साथ भी वही सब करूंगी जो तुम्हारे साथ किया गया था। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं भी इनके लिए वही महारत और एहतियात बरतूंगी, बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार और मेकअप कराऊंगी जैसा उन्होंने मेरे लिए किया था। यूं मैं एक हफ्ता भर रोजाना अम्मी के पास जाती रही। कभी वो खुशी से कहती कि दोनों का रिश्ता तय हो गया है, कभी ये कहती कि शादी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि अम्मी अब बेहतर होने की कोशिश कर रही हैं, इनकी हालत में बेहतरी आ रही है। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया, क्योंकि यही वो लम्हा था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। 5 महीने के कोमा के बाद एक दिन मुझे डॉक्टर का फोन आया, आपकी वालिदा रादिल को पुकार रही हैं। फौरन आई, मेरी आंखों से बेशुमार आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि इन 5 महीनों के सब्र, तकलीफ और कश्मकश के गवाह थे। मैं हॉस्पिटल पहुंची। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और रोते हुए कहा, रादिल, मैं ठीक हो गई हूँ, अब तुम इंतजार करो, अपने बहनों की शादी करो और मेरी कमी हरगिज महसूस ना होने दो। मैंने अम्मी को यकीन दिला दिया कि मैं हर चीज इनके उसूलों और रिवायत के मुताबिक करूंगी और दोनों बहनों का मेकअप भी बिल्कुल वैसा ही कराऊंगी जैसा उन्होंने मेरे लिए किया था। अम्मी ने रोते हुए हाथ जोड़े और मैंने इन्हें बेहद इज्जत और प्यार के साथ वहां से उठाया, किसी किस्म की तसल्ली या अल्फाज के बगैर। 2 दिन में हमने सिर्फ हल्की फुल्की बातें और खेल की तरफ वक्त गुजारा। तीसरे दिन अम्मी रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे मुझे और मेरी बहनों को जिंदगी के नए रास्ते पर भेजने के लिए दुआ कर रही हो। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? मैं सच जानना चाहती हूँ, बराह करम कोई बात मुझसे ना छुपाएं। आज अम्मी की सेहत काफी बेहतर लग रही थी। वो पुरसुकून और दीवानी से बोलने लगी। अम्मी ने धीरे से कहा, रादिल, तू सुन ले, मैं तुम्हारे तमाम सवालात के जवाब दूंगी। ये बातें 8 से 25 साल पहले की हैं, जब मैं जवान और हसीन थी। मेरा नसीब काली लकीर वाला था। मैं सिर्फ 4 साल की थी जब मेरी फुप्पो ने मेरा रिश्ता अपने 6 साला बेटे के लिए तय कर दिया। यह खबर पूरे खानदान में फैल चुकी थी और बड़ों के मुंह से हमेशा यही अल्फाज निकलते रहते कि खालिदा मानेगी। इन अल्फाज ने मेरे दिल में भी ये बात घूमती कि शायद यही मेरा नसीब है। वक्त के साथ साथ मेरा दिल माने के लिए बढ़ने लगा। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो लंदन चला गया खाला कालीन के पास और मुझसे वादा करके गया कि वो हमेशा मेरा रहेगा। मगर सिर्फ 1 महीने में मुझे महसूस होने लगा कि वो बदल गया है, दामन छुड़ाने लगा। शुरू में तो बहुत खत भेजता रहा, फिर वो सिलसिला खत्म हो गया। मैं फुप्पू के सीने से लिपटी रहकर रहती और इनसे शिकायत करती कि मानी बदल गया है, वो किसी गैर मुल्की मोहब्बत में मुब्तला हो गया है। फुप्पू ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, पागल मत बनो, मगर गैर मुल्की को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। चिल्ला ले जाओ, इससे कुछ नहीं मांगना। इश्क में यही काफी है कि तुम्हारा दिल इसी के साथ हो। मैं चाहकर भी फुप्पू को नहीं समझा सकी कि इश्क में सब कुछ एक तरफ होता है। मोहब्बत ये चाहती है कि दिल सिर्फ एक के लिए हो, किसी और की तरफ निगाह ना उठे। वक्त गुजरता गया और मैंने खुद को घरदारी में मसरूफ कर लिया। काम से फारिग होकर मैंने पार्लर का काम सीखा। अपने लिए और अपने घर के लिए जिंदगी संवारना शुरू कर दिया। 2 साल की अजियत गुजरी थी, मगर वक्त की यही खूबी है कि वो सब कुछ धीरे धीरे घटाता है। मेरा मुश्किल वक्त भी कट गया, मगर मैं इस वक्त ये नहीं जानती थी कि आने वाले दिन और भी बड़े इम्तिहान लाएंगे। जिंदगी की मुश्किलात वाकई कभी खत्म नहीं होती। जब मैं वापस आई तो मानी की आंखों में मेरे लिए वो पहचान कहीं भी बाकी नहीं थी। वो मुझसे नजरें हटा चुका था और मैं एक बार फिर फुप्पू के सामने दिल के भड़के हुए जज्बात को जाहिर कर बैठी। फुप्पू ने मुझे नरम लहजे में तसल्ली दी और मैं फिर मानी के सामने नरम हो गई, पर दिल में यह खालीपन सा रह गया। कुछ दिन बाद फुप्पू ने मुझे बुलाकर कहा कि हम दोनों मिलकर मानी की पसंदीदा खाने तैयार करेंगे और फिर तुम दोनों को अकेले बैठकर बात करने का मौका मिलेगा। तुम दोनों अपने सारे गिले शिकवे दूर कर देना। मैं खुशी खुशी मान गई। मैं और फुप्पू 3 घंटे लगाकर मोहब्बत और मेहनत से खाना तैयार कर चुकी थी, मगर मानी ने कहकर इनकार कर दिया कि वो बाहर से खाकर आया है। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई।
फिर मानी ने मुझे बुलाया और कहा कि छत पर आओ, वो मुझसे बात करना चाहता है। मैं जल्दी से छत पर गई तो इसने मेरे हाथ में वही मंगनी की अंगूठी थमा दी जो मैंने इसे लंदन जाने से पहले दी थी। मानी ने धीरे से कहा, अब मैं ये मंगनी आगे नहीं रख सकता, मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। मैं रोते हुए बोली, मानी तुम नहीं। दिल में एक दुख और खालीपन सा छा गया, जैसे हर उम्मीद के साथ एक धोखा भी मिला हो। वो लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे कठिन और दिल दहला देने वाले लम्हात में से एक था, जब दिल टूटने के साथ साथ हकीकत का सामना भी करना पड़ता है। अम्मी के अल्फाज ने मुझे ऐसा झटका दिया जैसे जिंदगी खिसक गई हो। वो धीरे से बोले, तुम्हें क्या किसी गैर मुल्की के लिए वफादार नहीं रहनी चाहिए, तुम इनके लिए मत लड़ो। फिर मानी ने कहा, मैं किसी गैर मुल्की औरत से मोहब्बत नहीं करता, मैं तो कुलसुमा से शादी करना चाहता हूँ। मानी के ये अल्फाज मेरे लिए बिजली बनकर गिरे। इसने मेरी छोटी बहन कुलसुमा का नाम लिया था। मैं एक तूफान की तरह घर पहुंची, गुस्से और दुख से लिपटी हुई। मैंने कुलसुमा को मारना शुरू कर दिया और वो रोते हुए कहती रही, तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए मेरा ही मुजस्सिमा मिला था। माँ जी, इश्क पर किसका जादू चलता है। ये खबर घर में आग की तरह फैल गई। हस्बैंड ने मानी और कुलसुमा को डांटा। कुलसुमा का रिश्ता देने से इनकार करने पर मानी ने ऐलान कर दिया कि वो छत से कूदकर जान दे देगा। पियो ने इसकी धमकी के आगे सर झुका दिया और अपने सर से चादर उतारकर अम्मी के कदमों में रख दी। फुप्पो बेबस हो गई और मुझसे माफी मांगी, मगर मैं खामोश रही। दूसरी तरफ मानी और कुलसुमा खुश और खरम जिंदगी गुजार रहे थे। जब भी मेरे दरवाजे पर हर रोज रिश्ते वाले आते थे, मगर जैसे ही इन्हें ये पता चलता कि मेरी मंगनी टूट चुकी है, वो मुझे ठुकरा कर चले जाते। फुप्पो फिक्र और दुख के मारे बूढ़े हो गई। फिर खबर आई कि कुलसुमा हामिला है। घर वाले मुझसे खामोश रहे। शायद इन्हें खौफ था कि मेरी खुशी मुतासिर हो जाए। कुलसुमा मर गई, मगर इसकी बच्ची जिंदा बच गई। नन्ही बच्ची को संभालना फुप्पू के बस में नहीं था, तो उन्होंने फुप्पू के